नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। एक दो ख़बर है उसको सामने लाते हुए अहम जो इश्यूज़ है उसके ऊपर बात करेंगे। और ये एक आपके नोटिफिकेशन है चीफ सेक्रेटरी गवर्नर पंजाब लाहौर को इंटीरियर मिनिस्ट्री जो फेडरल इंटीरियर मिनिस्ट्री की है, डॉक्टर राय नईम नवाज़ सेक्शन ऑफिसर। आप यहाँ पर जो पाकिस्तान में वाहिद एक मीडिया रेटिंग के लिए मीडिया लॉजिक जो हैं वो रन करती थी और उसके सरबराह थे सलमान दानिश साहब। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने नोटिफिकेशन निकाला, वो मैं पढ़ देता हूँ। ये इस वाहिद रेटिंग के हवाले से रेहाम खान जो हैं वो उस ज़माने में जब वो बनी गाला में होती थी और ज़ौजा थी इमरान खान की, तो बहुत सारी अहम तरीन इंफॉर्मेशन उन्होंने अपनी किताब में दी थी, उसका भी हवाला दूंगा। लेकिन इस वक्त जो बहुत अहम ब्रेकिंग है, बहुत अहम बात है कि पाकिस्तान का वाहिद एक रेटिंग का इदारा था मीडिया लॉजिक, वो मुल्क दुश्मनी यानी एंटी स्टेट सरगर्मियों में पाए गए हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है वो चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिख रहा है। मैं ये पढ़ देता हूँ। लिख रहे हैं चीफ सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ पंजाब लाहौर रिक्वेस्ट फॉर द हेल्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ MS मीडिया लॉजिक पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू द अबव सीटेड सब्जेक्ट and to convey that MS Media Logic Pakistan Private Limited CUIN 0059182 is found to be involved in anti-state activities raising high risk security concern। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, बहुत बड़ी बात है कि ये एक वाहिद मीडिया लॉजिक रेटिंग का सलमान दानिश का ये अदारा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर लिख रही है कि ये एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और राइजिंग हाई रिस्क सिक्योरिटी कंसर्न। इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट द फंक्शनिंग ऑब्लिक ऑपरेशंस ऑफ दिस कंपनी में बी halted with immediate effect under intimation to मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। बहुत बड़ा ये ब्रेक थ्रू है जो मैंने आपके सामने रखा है। अब मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं रेहाम खान की किताब के हवाले से। रेहाम खान साहब कहती थी कि इमरान खान साहब, ये सबको आज पता है कि इमरान खान ने मीडिया को किस तरह इस्तेमाल किया है। उन्होंने ये लिखा है रेहाम खान ने अपनी किताब में कि मीडिया को बहसियत प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करने के लिए इमरान खान ने मुल्क के कई मीडिया हाउसेस को ज़ेर असर लिया है। वो सब अब आपके सामने है। आपको पता है कि कौन से मीडिया हाउसेस इमरान की हर किस्म की चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे थे और वो एंटी स्टेट्स चीज़ें भी प्रोजेक्ट हो रही थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का लेटर कह रहा है। और रेहाम खान जो कि इमरान खान की वाइफ थी, वो सुन रही थी, बैठे हुए देख रही थी जो वहाँ पर मौजूद, वो देखा जो उन्होंने किताब में लिखा। हत्ता कि उन्होंने लिखा कि इमरान खान को प्रोमोट करने, उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने, उनके जो भी उनका प्रोपेगेंडा था, जो भी चीज़ें थी उसको तो थ्रो आउट फैलाने में मीडिया हाउसेस इन्वॉल्व थे। और सारे नहीं, चंद मीडिया हाउसेस इन्वॉल्व थे। और फिर उन्होंने लिखा कहता है कि बाज़ मुखालिफ ऑर्गेनाइजेशन जिनका इन्होंने बाइकाट किया था, वहाँ भी इनके प्लांटेड लोग बैठे हुए थे। मसलन जिन मीडिया हाउसेस ने इमरान खान के गलत काम को प्रोमोट करने से मना किया, वहाँ पे भी प्लांटेड लोग थे जो कि इमरान खान को प्रोमोट कर रहे थे। ये रेहाम खान की किताब है। उसके बाद उन्होंने लिखा कि मीडिया में इनके दोस्तों में एक निजी टीवी चैनल के मालिक का नाम है। उसके बाद दूसरे में आपके निजी टीवी चैनल के मालिक का नाम है कि ये भरपूर तरीके से इमरान खान के साथ शामिल। लेकिन इससे भी बड़ी खबर है जो इस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के इस लेटर को से रिलेट कर जाती है कि उन्होंने कहा कि इसके अलावा पाकिस्तान की वाहिद मीडिया रेटिंग एजेंसी
के मालिक, मीडिया लॉजिक के मालिक सलमान दानिश का बनी गाला में मुस्तकिल डेरा था। ये रेहाम खान ने अपनी किताब में जो कहा मैंने आपको बताया, और मिनिस्ट्री इंटीरियर ने मीडिया लॉजिक सलमान दानिश की इस आपके रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन को इस बुनियाद पर इनकी ऑपरेशन और सारी चीज़ें बंद कर दी है, वो वजह बताया गया है कि ये एंटी स्टेट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और राइजिंग हाई रिस्क सिक्योरिटी कंसर्न। ये बड़ी अहम खबर थी। मैंने कहा ये जो खबर थी वो हमने आपके सामने पेश की, और ये खबर रेहाम खान की किताब से थी और उसी से रिलेटेड आज जो है वो मिनिस्ट्री इंटीरियर ने ये खबर दी। और आप सब जानते हैं कि इमरान खान को मीडिया में कहाँ कहाँ किस किस तरीके से सपोर्ट मिली, यहाँ तक कि गैर मुल्की एजेंडे और मुल्क दुश्मनी के जो बयानिए थे उसको भी प्रोमोट किया गया, और ये लेटर उस बात की अब गवाही है कि ऐसा काम हुआ था। एक ब्रेक लेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर अनु का तारुफ कराता हूँ। वेलकम बैक। हमारे पास जो गेस्ट हैं उनका तारुफ कराते हैं। रज़ा हयात एराज साहब सीनियर सियासतदान हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हमारे साथ होंगे, उनका भी बहुत शुक्रिया, हमने ज्वाइन किया। कमर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, मुशीर वज़ीर आला पंजाब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जनाब कमर दिलशाद साहब, सबसे पहले तो आपके पास आ जाता हूँ। कैसे देखते हैं सर मौजूदा सूरत हाल में? एक तरफ 9 मई का जो वाक़या हुआ है, कहा यह जाता है कि ये हमला सिर्फ जो दहशतगर्दों ने किया, ये फ़ौज की तनसीबात पे नहीं, फ़ौज पे नहीं, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इस अमल के बाद तहरीक इंसाफ में बड़ी पैमाने पर इमरान खान के मनफी रवैये, मुल्क दुश्मन रवैये, फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ के बुनियाद पर बड़ी भारी जो है वो बदली पाई गई और काफ़ी लोग अब पार्टी को छोड़ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? बड़ा अच्छा प्रोग्राम है आज का, लेकिन हमारे साथ दोस्त बैठे हुए हैं, अल्लामा ताहिर साहिब बैठे हुए हैं। मैंने खुद चंद रोज पहले अपने ये जिना हाउस यानी कोर कमांडर हाउस का मैंने विजिट किया, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, देख कर बड़ा दुख पहुंचा कि ये तमाम इमारतों के तमाम कमरे, यहाँ तक कि तमाम कमरे में आग लगाई गई, पीछे जो सर्वेंट क्वार्टर थे या स्टाफ कमरे में आग लगाई गई। तो सबसे बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ, एक मुख्तसर छोटी सी मस्जिद है 30-35 नमाजियों को पढ़ने के लिए, उस मस्जिद को भी आग लगा, यानी उस मस्जिद के एसी पंखे सब तोड़ के आग लगाई गई, सारा फर्नीचर तोड़ा गया, कुरान पाक की मुस्के रखने की जगह थी वो भी उन्होंने जला दी। यानी अजीब व गरीब तबाह एक हाल देखा। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इतनी बड़ी इमारत कैद आजम की निशानी, वो जिस कैद आजम सोफे पे बैठे होते थे 3-4 घंटे की मुलाकात थी उस जमाने के हिसाब से, तो वो भी तब जला के राख कर दिया। नजरियात शर्ब थी, गाड़ियां, हर चीज तबाह की। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम बात जो मैंने महसूस ये किया कि ये जो आजकल जो पीटीआई के लोग जो अपने छोड़ के इमरान खान की हमदर्दियां वो इधर आ रहे हैं, तो ये तो उसका हिस्सा थे। अब शेरी मजारी हो गए, इतने भी लोग हो गए, इनके आप तमाम इनके बयान सुने, देखें कितने शदीद ये मजम्मत करते थे आर्मी के हर मामले में। अब ये तो जहर है, अपने बाहर आ गए हैं, अब का ज़मीर जाग गया है। तो ये तो मैं हैरानगी तो हिस्सा थे। और दूसरा जो आपने नाम लिया ना सोशलिस्ट एक्टिविस्ट का, डॉक्टर दानिश का जो नाम लिया, वो बनी गारम, एक और साहब भी थे डॉक्टर अरसलान खालिद, वो बहुत बड़े पावरफुल थे, इमरान खान के राइट हैंड थे, जो पूरे पाकिस्तान के चला रहे थे सोशल एक्टिविटीज को। और जो हमारे बलूचिस्तान में हमारे शहीद हुए थे जनरल सरफराज, उनके बारे में जो तहरीक चलाई गई, उनकी मजम्मत की गई, वो सारे डॉक्टर इस्लाम खालिद की टीम चला रहे थे। और साथ साथ ये भी थे कि फाद चौधरी साहब ने पाक चेहरा सेंटर ने एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया हुआ था, जिसमें 3 से 4 हजार इनके जो एक्टिविस्ट उनके लिए तनख्वाहें दी जाती थी मुख्तलिफ कंपनियों से, पीटीवी से, मुख्तलिफ इदारों से। इसी तरह 4 या 5 हजार इनका जो स्टाफ था वो खैबर पख्तूनख्वा में था।
करोड़ों रुपया उनको तकसीम किया जाता था। तो ये सारे मामला उसी पर एक पूरी तहरीक इंसाफ की जो बुनियाद से लेकर अब तक वो सारे सोशलिस्ट जो थे, एक्टिविस्ट, उनके बलबूते पे थे। तो अब ये जो लोग बाहर आके तरह तरह के कह रहे हैं कि महाराज जमीर जाग गया यार, हमें अफसोस हो रहा है, इसमें तो सब बातें, जो सबसे अच्छी जो बात की आज फ़याज़ुल हसन चौहान ने बहुत अच्छी बात की, वो खुल के उन्होंने इमरान खान को मजम्मत किया और कहा कि ये उन्होंने हमें बाकायदा आर्मी के खिलाफ ये अपना बयानिया लिखाया करते थे जूम पे उसके ऊपर, प्रोग्राम के ऊपर, लेकिन बाकी तो ये कहा कि हमने सियासत छोड़ दी, घर चले गए, उनको बात तो नहीं की उन्होंने। असल तो फ़याज़ुल हसन चौहान ने इमरान खान को बेनकाब किया और उसने बता भी दिया। और सबसे बड़ी बाकी रह गया कि 9 मई का वाकई से बड़ा मुल्क के अंदर मियाँ वाली ने जहाज जला दिए। कमाल है, मेरा ख्याल ये था कि शायद ये हमें मालूम का जहाज उन्होंने वो जलाया, लेकिन बाद में ISPR से हमने पता किया तो उनका नहीं, वो तो ISPR ने कहा कि वो जहाज कराची में म्यूजियम में महफूज है और मियाँ वाली में 2 तैयारे थे जो उन्होंने जला दिए। तो ये सारा एक ग्रुप था इमरान खान साहब का। लेकिन हमारे सबसे बड़ी अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो थी वो इमरान खान की बैक पे खड़ी थी। अब इतने हालात होने के बावजूद जो 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब खुश आमदेद कह रहे हैं, मैं तो बड़ा हैरान था। वो कहीं डाय से नीचे उतर के उनको गले न लगा रहे थे, वो तो डाय पे बैठ के उनकी तारीफ कर दी, वो बड़ी उनकी मेहरबानी थी, मैं बड़ा खुश हो रहा। ये नहीं कहा इमरान को सरदर्श ने की कि आपकी पार्टी ने मुल्क की तमाम आसरी तरसीबात को तबाह बर्बाद कर दिया, जला कर नजर आतिश कर दिया, तो आप इसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं कह रहे। वो सरदर्श करने की बजाय उनको खुश आमदेद कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट हाउस में ठहरेंगे आप, मैं आपको प्रेसिडेंट हाउस में भी बस कर देता हूँ ठहरने का। कमाल की बात है, हमारी तमाम बदरिया अपने पीछे खड़ी थी। और साथ साथ बाद में ज़ाहिर है वो नेशनल पुलिस हाउस में ठहराया गया। लेकिन डॉक्टर दास साहब, ये खाना जो था 20 आदमियों का वो प्रेसिडेंट हाउस से आता रहा। प्रेसिडेंट साहब मिलने चले गए फौरी तौर पर, और इसके बाद वहां से सारा खाना वाना आता रहा। गाड़ी मर्सिडीज की बजाय बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई। अब एक कैदी है, मुजरम है, उसको मुजरम की कैदी में लाने की बजाय वो गाड़ियां दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट अदलिया सारी जो थी वो इमरान खान की पुष्ट में खड़ी थी। तो अब ज़ाहिर है हालात ऐसे पैदा हो गए कि हमारी पार्लियामेंट जाग उठी। पार्लियामेंट ने जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट को एक रास्ता दिखाया है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कहा कि आपने तो हमारे इख्तियार छीन लिए, आपने हमें मफलूज कर दिया, आपने इलेक्शन की डेट किस हैसियत से दी। ठीक है, मैं इस पे आगे आपसे बात करूंगा। मैं जरा अपने दूसरे गेस्ट को, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे मैं सेकंड में आता हूं। हिराज साहब के पास आ जाता हूं। हिराज साहब, कैसे देखते हैं सर, 9 मई का वाकया है और ये दहशत गर्दी है और ये नुकसान है, कहा जा रहा है पाकिस्तान पे हमला था, पाकिस्तान को जलाया गया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस अमल के बाद PTI में जो PTI है वो बिखर गई है ताश के पत्तों की तरह, और जो लोग भी छोड़ रहे हैं वो कंडेम कर रहे हैं इस अमल को। तो आप कैसे देखते हैं सर इसको? जी रज़ा हयात है। राज साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? चले मैं ताहिर अशरफी साहब की तरफ आ जाता हूँ पहले। जी ताहिर अशरफी साहब, आप कैसे देखते हैं ये मुसलसल हमला है? अभी हमने देखा कि इन्होंने जनरल कमर बाजवा पे हमला किया, फिर जनरल नदीम अंजुम पे हमला किया, फिर जनरल फैसल नसीर पे हमला किया, आजकल आर्मी चीफ के पीछे पड़े हुए हैं। थ्रू आउट उन पर शदीद किस्म का जो इंटरनेशनल मीडिया में उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब का क्या टारगेट है सर 9 मई के बाद? तो आप क्या देखते हैं 9 मई के वाक़यात को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि जो मामलात और हालात हमारे सामने गुज़श्ता 1 साल से हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब ने जिस अंदाज से मुल्क के सलामती के इदारों को, अफवाज पाकिस्तान को, पहले जनरल बाजवा साहब को और अभी मौजूदा जो सिपा सलार हैं हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब, उनको निशाना बनाया है, ये काबिल अफसोस बात है। और आपको पता है कि मेरा तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है इसमें, अगरचे बहुत सी
लोग तनकीद भी करते हैं कि पाकिस्तान की सलामती जो है और इसका इस्तेहकाम ये कौम और फ़ौज के इत्तेहाद से वाबस्ता है। जो 9 मई को हुआ है वो तो सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कुछ हमारे दोस्त जो हैं, दोस्त ममालिक, उनके ज़िम्मेदार हमें बहुत अरसे से ये बता रहे थे कि ये काम होना है, और इस हवाले से इत्तलाआत तो मौजूद थी हमारे लोगों के पास, लेकिन ये नहीं पता था कि इस अंदाज में होगा और ये कुछ होगा। फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करना, फ़ौज और कौम में तकसीम पैदा करना, ये हमारे दुश्मनों की बहुत देर से ख्वाहिश है। लेकिन अफसोस ये है कि ये काम जो है ये PTI के वो जो मीडिया कह लें, सोशल मीडिया सेल कह लें या जो भी कह लें, और इमरान खान साहब की तकरीरों ने किया। लेकिन अब ये जो होना था हो चुका है। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब हमें आगे की तरफ देखना चाहिए ताकि दोबारा को 9 मई ना हो। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब ये बात अर्ज करूंगा कि किसी बेगुनाह को पकड़ना नहीं चाहिए और किसी गुनाहगार को छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं आपके प्रोग्राम के जरिए मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि जनाब वाला, ये पाकिस्तान की तारीख में एक पाकिस्तान टूटा था, हमने वो देखा नहीं है, लेकिन हमने सुना जरूर है कि क्या हुआ। ये दूसरा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वाकया है कि जो पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के साथ जिसमें खेला गया है। लिहाजा जो मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत चलने हैं वो तो चलेंगे। हमें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जो मुकदमात आप चलाए जाने हैं, एक तो उसमें इंसाफ चाहिए, उसमें कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। ये सानहा पाकिस्तान के साथ हुआ है, ये सानहा पाकिस्तान की आवाम के साथ हुआ है, ये सानहा इस पाकिस्तान की सलामती के साथ हुआ है। लिहाजा जो भी कोई मुजरिम है उसे इस बुनियाद पे रियायत नहीं मिलनी चाहिए कि वो बड़ा ताकतवर है या उसने पार्टी तब्दील कर ली है या उसने अपनी हैयत तब्दील कर ली है, और किसी गुनाहगार को फंसाना नहीं चाहिए। और इसीलिए अब ये जो सिपा सालार ने ऐलान किया है परसों 25 तारीख को यौम तकरीम शुहदा का, मैं समझता हूं कि पूरी कौम को अपने शुहदा को सलाम अकीदत पेश करना है। ये शुहदा, ये गाजी, ये हमारी फौज जो अपनी जानें, अपने माल, अपनी रातें, अपने दिन इस कौम के अमन और सलामती के लिए देती हैं। अगर कोई बदबख्त इनकी तरफ हाथ बढ़ाएगा तो फिर कौम भी हाथ तोड़ना जानती है। ऐसा नहीं है कि ये चंद 100 या चंद हजार लोग जो हैं वो किसी एक पार्टी के पास हों या एक गिरोह के पास हों और वो फौज के खिलाफ चढ़ दौड़े, वो GHQ पे चढ़ दौड़े, वो कोर कमांडर हाउस पे चढ़ दौड़े। ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब। अगर इन मुजरिमों को जल्द अज जल्द सजा न दी गई तो मैं आज आपके इस प्रोग्राम में ये बात कह रहा हूं, फिर कौम निकलेगी, ठीक, और फिर कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक, ये कोई तमाशा है? कितने दिन गुजर गए हैं? 9 मई से आज कौन सा दिन आ गया? आज 23 मई है। हमें कोई रिजल्ट नहीं नजर आ रहा है, हमें कोई चीज नहीं नजर आ रही है कि भाई अदालतों के अंदर इनके ट्रायल शुरू होने चाहिए थे। किस चीज की आपने डिले हो रहे जो है इंतजार में है? कौन सी तहकीक आपको करनी है? बहुत सारे गुंडे, बदमाश और ये दहशतगर्द आपको नजर आ रहे हैं कि जो कुछ वो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन तो इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पे, बल्कि आर्मी चीफ ने नहीं, फुल कोर कमांडर मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि इन तनसीबात पर जिन्होंने भी हमला किया है, जिसमें आर्मी इन्वॉल्व है, वो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनका मुकदमा चलेगा। किसी माफ़ी नहीं मिलेगी जो आपकी डिमांड है। लेकिन सिविल कोर्ट यानी इंसदाद और दहशतगर्दी की अदालत में जो मुकदमात हैं, बहुत भारी जिम्मेदारी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। आपका मुतालबा बिल्कुल सही है। जनाब मैं आता हूँ रज़ा हयात एराज साहब की तरफ। रज़ा साहब, 9 मई का वाक़या आपके सामने है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जी आर्मी चीफ का बयान है, फिर ये आर्मी एक्ट है, ऑफिशियल एक्ट है दहशतगर्दों के लिए, फिर हम देखते हैं कि जनाब इमरान खान के मनफी बयानिए, और आज भी वो इमरान खान मुकम्मल तौर पर इंटरनेशनल मीडिया में मौजूदा आर्मी चीफ और फ़ौज को मलाइन कर रहे हैं, उनकी तज़हीक कर रहे हैं, उनको ज़िम्मेदारान ठहरा रहे हैं, और उसके साथ साथ अब उनकी पार्टी में इस रवैये की बुनियाद पर तोड़ फोड़ शुरू हो गई है, निकलना शुरू हो गए हैं लोग। कैसे देखते हैं सर?
डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी। एक तो 9 मई के वाकये की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। इसमें कोई शक नहीं कि ये लोग कौन थे, उनका क्या एजेंडा था कि लोगों के प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया जाए, और दूसरी बात ये है कि ये जो तनसीबात हैं, चाहे जिना हाउस लाहौर में हो, रेडियो स्टेशन पेशावर में हो और दूसरी अमलाक हो, ये पाकिस्तान की अवाम की हैं। 2 लोग उठते हैं और उठ के उसको आग लगाने के पीछे भाग पड़ते हैं, और ये इनका तोड़ के इनको क्या वो इनके तोड़ने से खान साहब छूट जाते। ये वो माइंडसेट है जिसके लिए मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इस हमारी कौम को क्या एक गुफ्तगू आम है, एक गुफ्तगू ख़ास है। इन लोगों को ये नहीं ज़रूरत कि वो उनको उतना ही बताया जाए जितना उनमें समझने की अहलियत हो। दूसरी बात मैं सुन रहा था किबला साहब, मौलाना साहब की भी और कंवर साहब की भी। देखिए डॉक्टर साहब, मेरी परसेप्शन थोड़ी मुख्तलिफ है दोनों मेरे मेहरबानों से। जहाँ पे मैं इनसे इत्तफाक करता हूँ कि दहशत गर्दी जो हुई है उसमें नाकाबिले माफ़ी इन्होंने नुकसान किया है और उनको सज़ा दी जाए। देखिए जनाब, खान साहब को ख़ुद अंदाज़ा होगा कि इनके पीछे अब कौन खड़ा है, वो कौन सी फोर्सेस हैं जो इमरान खान को फोर्स कर रही हैं कि इमरान खान आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ पाकिस्तान की आर्मी को मलाइन करें। मैं नहीं मान सकता कि ये पाकिस्तानी अवाम की डिमांड है, ये बिल्कुल ना मानने वाली बात है। ये है वो गैर मुल्की एजेंडा जिसके लिए खान साहब ने पहले दिन नैरेटिव बनाया था कि मुझे अमेरिकन के उस कोड लेटर की वजह से निकाला गया। आज उन्हीं अमेरिकन से खान साहब मदद मांग रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान की आर्मी को कमज़ोर करना है, अपनी सरहदों को हमने कमज़ोर करना है, तो क्या खान साहब है? और फिर मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं उनको बहुत पहले छोड़ना चाहिए था। उनको इनके इक़्तिदार में छोड़ना चाहिए था जब उनको अंदाज़ा हो चुका था कि ये किसकी लाइन पे चल रहे हैं। आज जुल्म खुदाबंदी है, हाँ वो अलग बात है डॉक्टर साहब। पीटीआई ये बताऊं, पाकिस्तान की जो अवाम है उसके लिए नून लीग को वोट देना वो भी बहुत मुश्किल काम होगा। पॉपुलर जमात डॉक्टर साहब वो भी नहीं रहेगी। ये कौन लोग होंगे जो इन लोगों को इंस्टिगेट करेंगे, इन लोगों के इकदाम को वो सराहेंगे या कंडेम करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये एक हकीकत है डॉक्टर साहब कि ये इतना आसान नहीं रहेगा कि लोगों के लिए कि इस वजह से, ठीक है इमरान खान ने अपना एक परसेप्शन बना लिया कि मैं ईमानदार हूँ। अब पाकिस्तान की फौज को चाहिए कि इसकी जो इंक्वायरी हो और वो जल्द अज जल्द हो और वो मंजरे आम पे आए कि किसके ईमा पे, किसके एजेंडे पे, किसके इशारे पे ये किसकी सर्विस कर रहे थे। जो काम इजराइल और इंडिया हमारे साथ 75 ईयर्स में नहीं कर पाए वो खान साहब ने इन 2-3 सालों में कर दिया। अब तो उन लोगों को, और मैं आपको बड़ी अजीब बात करने जा रहा हूँ, खान साहब को खुद भी अंदाजा है कि वो हुकूमत में कैसे लाए गए थे। जाते हैं वो निकाले भी जाते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई वजह होती है। खान साहब को नहीं पता कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनको हुकूमत बना के दी थी, और इन्होंने क्या किया कि ये अब मैं देखता हूँ कि आपके टेलीविजन चैनल्स पे लोग इनकी बहादुरी के चर्चे करते हैं। ये बहादुरी होती है उस बंदे की जो अकेला लड़ रहा हो, जो अपने नजरिए पे लड़ रहा हो। खान साहब के पीछे से जब वो ताकतें और वो हाथ हट गए जो उनको इस मकाम पे लेके आए हैं, डॉक्टर साहब बात उस दिन होगी कि कौन दलेर और कौन बुज़दिल। आपको मेरी आवाज आ रही थी? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और डॉक्टर साहब ये बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल आपने, लेकिन सर यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपसे कमेंट्स मांगूंगा, थोड़ा सा, क्योंकि फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। कि सर इमरान खान के अमल को आपने भी देखा 2 साल 3 साल से, एक तरफ पूरी कौम अलग है, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के दूसरे इदारे फला, लेकिन सहूलतकारी जो हो रही है सर, जिसका कंवर दिलशाद साहब ने भी तस्करा किया है, उस सहूलतकारी की वजह से इमरान खान को अपने एजेंडे को पूरा करने में बड़ा फ़ायदा हुआ है सर। डॉक्टर साहब इसमें कोई शक वाली बात नहीं।
और ये बिल्कुल गलत बात होगी ये कहना कि वो सहूलतकार पाकिस्तान में मौजूद है। बिल्कुल नहीं। ये सहूलतकार जब इंक्वायरी होगी तो सबकी रिपोर्ट्स आएंगी सामने। तो सर ये अदलिया में मौजूद इमरान खान को आउट ऑफ वे सपोर्ट जमानते नहीं, इसको आप कैसे देखते हैं? और ऐसे फैसले जो गैर आईनी है, गैर कानूनी है, जो अनप्रेसिडेंट है, कभी हुआ नहीं है, कभी मुल्जिम को 60 अरब के एक मुल्जिम को इस तरीके से वेलकम, वीआईपी हाउस में बैठाना, उसको वेलकम करना, इस तरीके से उसके साथ ट्रीट करना, उसको सपोर्ट देना, 1 मिनट में 9 जमानतें देना, ये क्या है सर? मैं इस पे बात करूंगा आपसे। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, रुक जाएगी बात। सवाल मैं आपके सामने दोबारा लाऊंगा। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। मेरे पास 4 मिनट है तीनों मेहमानों के लिए। अच्छा ये बताएं जनाब कमर दिलशाद साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो 9 मई का दहशतगर्दी हुई, बगावत हुई, इसके पीछे इमरान खान के मुल्क के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बयानिए थे, क्योंकि सारा गुस्सा फ़ौज पे निकला है, तो वो मुल्क के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बयानिया था वो एक ज़िम्मेदारी है। दूसरी ज़िम्मेदारी वो हुकूमत की बुज़दिली भी है। तीसरी ज़िम्मेदारी उन सहूलतकारों की है जो अदालतों में बैठे हुए हैं और इमरान खान की हर बुरी चीज़ की, ख़तरनाक चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? 4 मिनट है आपके पास। जनाब, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमारे दोस्त महाराज हयात साहब ने भी और अल्लामा तैयब साहब ने बड़ी डिटेल बात तैयार कर दी है, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात मैं ये करूँ कि इसके पीछे जो इमरान खान की जो पुष्ट पर जो थी, ताकत जो थी, वो अदलिया थी। हमारे मुल्क में जो अदम इस्तेकाम पैदा हुआ उसमें अदलिया का बड़ा अहम किरदार रहा है। उसमें सबसे बड़ी आपको मैं अर्ज करता जाऊँ कि हम नाम मैं नहीं देता, जरा इशारा दे देता हूँ कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक जज मोहतरम की बेटी जो थी साहबजादी, उनको पैमरा में 7 लाख रुपए पर मंथ माहाना रखा गया और उनके पैमरा के हकाम ने मुझे बताया कि वो 3 साल तक एक दिन भी दफ्तर नहीं आई और वो 7.5 लाख रुपया महीना उनको मिलता रहा। और 10 अप्रैल को जब हुकूमत खत्म हुई आदम एतमाद के नाम से, तो उसने इस्तीफा दिया। तो ये है हालत हमारी अदलिया की। बाद जजों की बेटियां साहबजादियों को जिस अंदाज से नवाजा गया वो इमरान खान ने किया। इमरान खान के हुक्म के तहत ही पैमरा में उसकी अपॉइंटमेंट की गई थी। तो अब इसी तरह से सारे मामला अब आगे देखे हमारी अदलिया जो हमारे जो गिरफ्तार किए गए हैं, तो वो अदलिया किस तरह धमकियां दे रही है प्रोसिक्यूटर को कि आप इमीडिएटली रिहा करें, अगर हमारे हुक्म के बाद दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा तो हम इबरत का निशाना बना देंगे। तो क्या आप स्टेट को बना देंगे इबरत का निशाना? स्टेट ने हमको गिरफ्तार किया है तो आप स्टेट को बनाएंगे इबरत का निशाना? तो क्या ये सारी अदलिया आपकी बैक पे खड़ी होगी ना? अब सारे मुल्क का अदालती निज़ाम को तब्दील करना पड़ेगा। ये अब तो अच्छा हो गया कि जस्टिस फायद ईसा की सरबराही में एक बहुत बड़ा कमीशन बन गया है और वो सबके सामने तमाम बातें हकायक सामने आ जाएगी, ऑडियो वीडियो। तो मैं जस्टिस फायद ईसा साहब की आपकी वसातत से कहूँगा कि जिस जज की साहबजादी को पैमरा गया 3 साल तक, वो भी इसमें शामिल कर लें शहरत कानून के अंदर, ताकि पता चल जाए कि जहाँ ऑडियो वीडियो हुई है 7 लोगों के दरमियान, तो यहाँ भी ये मामला हो जाए कि ये क्या मामला हुआ था। इसी तरह आप ये देखें कि जहाँ मामला आया इलेक्शन कमीशन कंटेम्प्ट गया तो उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया गया कि आप तो कोर्ट नहीं है, आप कंटेम्प्ट नहीं लगा सकते। जब भी इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के बारे में कोई एक्शन लेना चाहा, फौरी तौर पर हुक्म इत्तलाई जारी कर दिए। और तीसरी साहब बात ये, जब इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को फैसला कर दिया कि 8 अक्टूबर को इंतखाबात होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के दरमियान में कहाँ से आ गई 4 अप्रैल को कहने की 14 मई को इंतखाबात होगा। तो आइन और कानून की किस रूह के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी कर दी? तो सारा तो मामला ये जेपरडाइज कर दिया है हमारी अदलिया ने। इस लिहाज से आदम इस्तेकाम मुल्क में पैदा हुआ। और अब ये जो मैं अभी आपकी आखिरी गुजारिश करूंगा, ये जो माफिया मांग के बाहर आ रहे हैं, इनके खिलाफ वही दहशतगर्दी के मुताबिक, जैसे कि हजरत मौलाना आसिफ साहब ने कहा कि इनकी दहशतगर्दी का मुकदमा चलाया जाए, इनको माफ ना किया जाए। ठीक है।
ठीक है, बाकायदा उस पार्ट से, गद्दारी के पार्ट से हिफाजत पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। ठीक, अभी ठीक अपने माफिया अरबों रुपए की जायदाद बचा रहे हैं। ठीक ये है। आफ्ताब सिद्दीकी साहब किधर से आ गए? ठीक, तो आफ्ताब सिद्दीकी साहब कैसे आ गए? ठीक। बात के बाहर कैसे गिरता है? ये कोई ठीक। शर्म हया नहीं आ रहे थे? ठीक है। इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? ठीक है, वो मुतालबा किया है जनाब ताहिर अशरफी साहब ने कि कोई बेगुनाह को सज़ा ना मिले और कोई गुनाहगार बचना नहीं चाहिए। जनाब ताहिर अशरफी साहब, मैं यहाँ एक सवाल करूँगा कि ठीक है, इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि बैरूनी ताकतों के एजेंडे को लेकर इमरान खान साहब ने ये तबाही पाकिस्तान में फैलाई और इनके लोगों ने, लेकिन क्या इस तबाही को फैलाने में, मजबूत करने में सहूलतकारों का काम नहीं है जो पाकिस्तान की अदालतों में बैठे हुए हैं, जिन्होंने इमरान खान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनप्रेसिडेंटेड फैसले दिए हैं, अनप्रेसिडेंटेड जो है ना वो अनलॉफुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले दे के प्रोटेक्ट किया है? सर 4 मिनट आपके पास है सर। डॉक्टर साहब हमारी अदलिया की तारीख जो है ना वो बड़ी, बस मैं कहूँगा तो कहीं कल आपको और मुझे भी ना बुला लें। वैसे तो आजकल मेरा ख्याल उन्हें समझ आ गई है कि तौहीन अदालत नामी चीज़ जो है वो ख़त्म कर देनी चाहिए, जो काम इस अदलिया के हैं और जो कर रही है। इसीलिए मैंने कहा कि हमें खौफ है कि ऐसा ना हो कि कहीं ये अदलिया इनकी ज़मानतें इन दहशत गर्दों की लेनी शुरू कर दे या कोई रिट जाके कर दे और एक नया। तो अदलिया को ये ख्याल आना चाहिए कि उनका इज़्ज़त व वक़ार भी वतन के साथ है, कौम के साथ है, इंसाफ के साथ है। जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, देखें डॉक्टर साहब, बड़ी वाज़ेह बात है कि इमरान खान साहब की एक अपनी सोच है और वो जो सोचते हैं फिर उसके ऊपर वो चल पड़ते हैं। बदकिस्मती ये है कि वो कोई इधर से बात करता है तो उसे भी ले लेते हैं, इधर से करता है तो उसे भी ले लेते हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसी कह दी जो बाद में वो कोशिश करते हैं कि उनकी वो तरदीद करें, लेकिन जब बात मुंह से निकल जाती है फिर वापस नहीं आती। इस वक्त जो पाकिस्तान का मसला है वो ये है कि पाकिस्तानी कौम को अगर इमरान खान साहब का ताल्लुक नहीं है इन वाकयात के साथ तो ये खाली मुजम्मत से काम नहीं चलेगा। या जैसे मैंने पहले कहा कि हम देख रहे हैं कि अब जेलों से भी पैगामात आने शुरू हो गए, मैं भी पार्टी छोड़ता हूं, मैं भी पार्टी छोड़ता हूं। भाई आप पार्टी में रहें, आप जवाब दें, आपने GHQ पे हमला क्यों करवाया? आप पार्टी में रहें, आप जवाब दें कि आपने जना हाउस क्यों जलवाया? अगर खुदा ना खास्ता हम इस तरफ जाते हैं कि ठीक है जी ये पार्टी छोड़े और कोई बात नहीं, फिर इस मुल्क का अल्लाह हाफिज है। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने जना हाउस को जलाया, जना हाउस के अंदर मस्जिद को जलाया, जिन्होंने GHQ जो मेरे मुल्क की एक अजमत और वकार की अलामत है उसके जाके दरवाजे पे हमला किया, जिन लोगों ने जो मियां वाली एयरबेस पे जाके हमला किया, जिन लोगों ने आम लोगों के इमलाक जलाए, अगर आपके सामने सारे शवाहिद हों और आप फिर उसके बाद कहेंगे अच्छा जी ये तो अब पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाएंगे जो हमने माजी में देखा है, तो फिर ये कौम खड़ी हो जाएगी। इस कौम को अपनी फौज बहुत अजीज है और ये कौम जानना चाहती है। मैं इस पे बात डॉक्टर साहब नहीं खत्म होगी कि ये अच्छा 10 बंदों को आपने सजाएं दे दी या 100 को। कौम जानना चाहती है ये वाकया कैसे हुआ, किसकी नाअहली से हुआ, कौन इसके पीछे था, किसने इसको स्पॉन्सर किया। और जिस तरह वो ज़ल्मे खलीलजाद जो है, जो अपने वतन का गद्दार है, यानी अफगानिस्तान में 20 साल बारूद बरसता रहा, ये ज़ल्मे खलीलजाद के मुंह से बात नहीं निकली। अफगानिस्तान की बेटियों के साथ जो कुछ हुआ इसके मुंह से बात नहीं निकली, बल्कि ये उन लोगों का नुमाइंदा था जो बारूद बरसा रहे थे अफगानिस्तान के अंदर। आज उसे पाकिस्तान की बड़ी दर्द हो रही है और ये अपना मुंह बंद करे। मैंने दुनिया के आलमी फोरम्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इसको भगाया हुआ है, इसकी करतूतें पूरी दुनिया को मालूम है। ये कौन होता है मेरे सिपा सलार के हवाले से गुफ्तगू करने वाला, इसकी क्या हैसियत है? पाकिस्तानी सिपा सलार जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर बात करे, तो हमें एक कौम होके इन चीजों का मुकाबला करना है। सर मेरे पास टाइम कम है, मैं आता हूं जनाब रज़ा हयात एराज साहब के पास। रज़ा हयात एराज साहब, यकीनन इमरान खान के पीछे कोई बैनुल-अक़वामी एजेंडा होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन सर इस एजेंडे में जब यहाँ ये काम हो रहा है तो उसको प्रोटेक्शन तो हमारी ऐसे फैसले दे रहे हैं अदालतों के जिनकी बुनियाद पर इमरान खान को अनटचेबल है, वो जो चाहें करें।
क्या कहेंगे सर, आप नहीं मानते इसको? नहीं डॉक्टर साहब, मैं नहीं, माजरत के साथ मैं नहीं मानता। एक लोग उठे, उन्होंने हमारे आर्मी की तनसीबात पे, शुहदा की निशानियों पे कीचड़ उछाला। आज हम उठ के अपनी अदलिया पे वही काम शुरू कर दें इसलिए कि उनके फैसले हमारे मिजाज के या हकीकत के बरक्स आ रहे हैं, ये काम हमसे नहीं हो सकता। अदलिया भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं, और हमें, और कल को इसी अदलिया ने जब ये कौमी असेंबली तोड़ दी थी इमरान खान साहब ने, इसके खिलाफ बहुत सख्त फैसला दिया था और असेंबली को बहाल किया। ये एक दूसरी बहस है जिसपे किबला कंवर साहब ने भी अपनी आरा सेवन की बात सुन रहा था, मुझे को इतनी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन ये बात तो एक हकीकत है कि जब आप कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली तोड़ेंगे तो आपके 90 दिन के अंदर आपको इलेक्शन आजादाना तौर पे कराए जाएंगे। ये तो आइन में बड़ा वाजे लिखा है कि फेयरली और इलेक्शंस होंगे। अब इस इलेक्शंस को इम्प्लीमेंट करना या करवाना एक जमहूरियत के तसलसल के लिए, इसमें बड़े वकला की मुख्तलिफ राय हो सकती है, और इसमें मैं नहीं समझता कि हमें किसी को इसके लिए तनकीद का निशाना बनाया। और बाकी जो सवाल है ना जी अदलिया का, इसी अदलिया में हर वजीर आजम पेश हुआ और हर वजीर आजम की ही ताज़ीम की। ये एक तसल्ली रखें, जिस इस केस में इमरान खान को पेश नहीं सर, खुदा के लिए सर, माजरत के साथ यहाँ ऑब्जेक्शन करूंगा। आप मुझे बता दें यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ क्या हुआ, मोहतरमा बेनजीर के साथ क्या हुआ जनाब, वो जो आपके वो मैं यहाँ पर ये जुमले पे मैं ऑब्जेक्ट करूंगा सर कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं, दुनिया की तारीख में एक मुल्जिम के साथ, जो साबिक वजीर आजम है, उसके साथ ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अमल पूरी दुनिया में नहीं है सर। आपके ये अगर आपको इस बात से हैरानगी होगी है कि छोटी सी कर्टिसी दिखाई तो ओहो सर, ये मिसकंडक्ट है सर, ये मिसकंडक्ट है सर। हमारी कौम का किरदार भी तो देखे ना, अगर एक बंदे ने कर्टिसी दिखा दी है तो उसको छोड़ दे, ये कोई बड़ी बात है इशू बनाना। और मुझे ये बताएं यूसुफ रजा गिलानी को कौन सी वहाँ पे कोई दांग सर, राजा परवेज अशरफ ने कहा कि राजा परवेज अशरफ ने चीफ जस्टिस के सामने ये कहा था, राजा परवेज अशरफ ने कहा था कि मैं मुल्क का वजीर आजम हूँ, इस वक्त वजीर आजम हूँ। उन्होंने कहा था कि खामोशी से बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, तुम इस वक्त मुल्जिम हो। यूसुफ रजा गिलानी से कहा था तुम मुल्जिम हो, तुम कटेरे में खड़े रहो, कोई रिलैक्सेशन नहीं थी सर। माजरत के साथ डॉक्टर साहब, मैं उस दिन मौजूद था यूसुफ रजा गिलानी साहब को जिस दिन उन्होंने राइजिंग ऑफ द कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कन्विक्ट किया था। यस, देखिए हमारा ये काम कौम को उकसाएं कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव। अच्छा सर, ये बता दें 63A का फैसले में तो 2 जजेस ने खुद कहा है सर, रीराइटिंग, ये बुराई की जड़ है कहां से? ये 63A का फैसला है, आप मानते हैं सर वो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्टर साहब, बुराई की जड़ नहीं, अब नहीं, मेरी पहले इस बात को सुने ना डॉक्टर साहब, जो आप फरमा रहे हैं, मैं अगर आपकी बात को सच मान लूं, फर्ज कर लीजिए, तो आप क्या चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे खड़े होकर अदलिया के खिलाफ भी वही कुछ करें जो इमरान खान की पीटीआई ने अफवाज? नहीं सर, हम यहाँ नहीं चाह रहे, हम तो कह रहे हैं आइन और कानून के मुताबिक। उन्होंने क्या कहा है ताहिर अशरफी साहब ने, इन्होंने क्या कहा है आइन और कानून के मुताबिक फैसले दें। कानून की बात, आइन और कानून की, डॉक्टर साहब अगर आइन और कानून की बात की जाए तो क्या शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम करें सर? अंदर करें ना, हम तो कह रहे हैं करें अंदर। क्या इसाक डार साहब को सर करें अंदर चाहिए? मैं तो कह रहा हूं करें अंदर। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए ना, अब आप लोग सर आप नजरिया जरूरत पे क्यों जा रहे हैं? मैं तो आपसे आइन और कानून की बात कर रहा हूं, चाहे उसमें शहबाज शरीफ आए, चाहे उसमें फिर वो भी आएगा कि जो नवाज शरीफ के साथ कानून, फिर तो 62(1)(f) भी तो आएगा ना सर। आइन और कानून पे लेक्चर देने के लिए नहीं बैठा मैं यहाँ पे सियासत की बात करने आया हूँ, मैं यहाँ पे सियासी कैपेसिटी में बैठा हूँ। आइन और कानून जिस दिन की बात करनी होगी मैं काला कोट पहन लूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैरिस्टर हूँ। दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब, मेरा तो एसेंस, मेरी तो सारी बात को अपने दूसरी तरफ ले गया। नहीं मेरी बात ये है डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान हैज टू राइज अबव दिस थिंग्स। ठीक, पाकिस्तान